क्या फ़लस्तीनियों ने अपनी ज़मीन इसराइलियों को बेची थी? आपने कई जगह सुना होगा कि इसराइली ये दावा करते हैं कि उन्होंने फ़लस्तीन की ज़मीनों को खरीदा है, इसीलिए वो लोग इस ज़मीन के राइटफुल ओनर्स हैं। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के कुछ डिटेल्स को कवर करेंगे और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए हम इस पूरे मसले को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि कोई दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आता है और 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीद लेता है और बाद में वही शख्स ये क्लेम करता है कि अब से ये ज़मीन हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मैंने इस ज़मीन को खरीद लिया है तो अब से इस ज़मीन पर मेरे मुल्क का परचम लहराएगा। ऐसे इंसान को आप क्या जवाब देंगे? आप हमें कमेंट करके बताएं। हम कहेंगे कि सही है कि आप इस ज़मीन के मालिक हैं, मगर ये ज़मीन अभी भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, यानी ज़मीन खरीद लेने से वहाँ एक नया मुल्क नहीं बन सकता। अब आते हैं अपने असली सवाल की तरफ। क्या सच में इसराइलियों ने ज़मीन खरीदी थी या नहीं? और क्या इतनी ज़मीन खरीदी थी कि उस मुल्क के मालिक हो जाए और वहाँ एक नया मुल्क बना ले? नाइनटीन 1917 से पहले कि जब इंग्लिश गवर्नमेंट का फ़लस्तीन पर असर और रसूख नहीं था, फ़लस्तीनी लोग यहाँ आराम से रहते थे। इवन यहाँ के कुछ लोगों के दीन भी अलग थे। मसलन ज़्यादातर अरब मुस्लिम्स थे, या कुछ लोग मसीही थे, या कुछ लोग यहूदी थे, लेकिन याद रहे ये सब फ़लस्तीनी थे। और वो 20 से 30 हज़ार फ़लस्तीनी यहूदी के जो मुसलमानों के साथ रहते थे, ये लोग तकरीबन 1.5% फ़लस्तीनी ज़मीनों के मालिक थे। और जब फ़लस्तीन पर अंग्रेज़ों ने हमला किया तो बाहर से 6.5 लाख लोग फ़लस्तीन में आए। इस टाइम धीरे धीरे इनकी ज़मीनें बढ़ने लगी। अंग्रेज़ हुकूमत से पहले फ़लस्तीन उस्मानी हुकूमत का हिस्सा था। जब उस्मानी हुकूमत ख़त्म हुई तो 1.9% ज़मीन जो उस वक्त का इंग्लिश हुकूमत का हाकिम था उसके ज़रिए से इसमें ऐड होती है। इसमें से अक्सर मकानात थे या वो ज़मीन थी कि जो उस्मानी हुकूमत को बिलोंग करती थी। जिस तरह पुराने ज़माने में बादशाह लोग कुछ लोगों को अपनी ज़मीन दे दिया करते थे या उनको मालिक बना दिया करते थे, या किसानों को काश्तकारी के लिए ज़मीन दे दिया करते थे, उसी तरह से उस्मानी हुकूमत में भी ऐसे ही था। कुछ लोग इसी तरह से फ़लस्तीन के ज़मीनों के मालिक बन गए थे। इसी तरह लेबनान और सीरिया के बड़े लोग भी थे जिनको बादशाह ने ज़मीनें दी थी, या उनको बादशाह से ज़मीनें मिली थी, या उन्होंने इसी उस्मानी हुकूमत से खरीदी थी। अब जब यहाँ इंग्लिश हुकूमत का कब्जा हुआ तो इन लोगों ने आने जाने के रास्ते बंद कर दिए। तो जो लोग फ़लस्तीन के बाहर रहने वाले थे उन लोगों ने ज़मीनें बेचना शुरू कर दिया और ये ज़मीनें यहूदियों ने खरीदी, और इसी तरह 2.3% ज़मीन इनके पास आई। इसके अलावा 1% फ़लस्तीन की ज़मीन रियल एस्टेट एजेंट्स के ज़रिए खरीदी गई और अलग अलग टाइम पर यहूदियों को ट्रांसफ़र की गई। ये रियल एस्टेट एजेंट्स वो लोग थे जो इंग्लिश हुकूमत की तरफ से ज़मीन की खरीदारी पर मामूर थे। अब 1.9% ज़मीन इन लोगों ने हासिल की थी, 2.3% ज़मीन जो मजबूरी में बेची गई थी वो भी इनके पास आई, 1% रियल एस्टेट एजेंट्स के ज़रिए से आई, और वो यहूदी जो पहले से फ़लस्तीन में रहते थे उनके पास 1.3% ज़मीन थी। इस तरह से टोटल 6.7% ज़मीन इसराइली यहूदियों के इख्तियार में आई। इसके अलावा जितनी ज़मीन पर भी ये लोग अपनी ओनरशिप का दावा करते हैं, सारी ज़मीनें या ज़बरदस्ती या जुल्म या फिर कत्ले आम से हासिल करी गई है। यहाँ पर हम आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहते हैं कि इसराइल हुकूमत बनने से पहले एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था हगाना। इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स हमने अपनी पहली वाली वीडियो में बताया है और ये भी बताया है कि किस तरह से ये ग्रुप वजूद में आया और इसकी डिटेल्स बताई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इतनी दहशत मचाई थी कि जहां भी जाते थे लोग घर, ज़मीन, जायदाद सब कुछ छोड़ के भाग जाते थे। इस तरह से इन लोगों ने ज़ोर और ज़बरदस्ती से बहुत सी ज़मीनों पर कब्जा किया था। अब इन ज़मीनों को कानूनी तौर पर अपना बनाने के लिए 1948 में इसराइल के ज़रिए कानून बनाए गए। इसमें से एक कानून जो 1948 में बनाया गया जिसमें कहा गया कि जिस जगह को भी मंतक़े अमनीयती के तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा वहाँ किसी का भी आना जाना मना है और ये जगह इसराइल के फ़ायदे में इस्तेमाल होगी। 1950 में इसराइली हुकूमत ने एक और कानून बनाया जिसका उन्वान था कि हर ज़मीन या घर या मिल्कियत जिसका मालिक नहीं है या उसका मालिक आके प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली वो सारी ज़मीन इसराइल की हो जाएगी। अब आप क्रोनोलॉजी को समझिए। पहले सबको घर से भगाया
और सिर्फ भगाया ही नहीं बल्कि आस-पास में रहने की इजाज़त भी नहीं थी। फ़लस्तीनी लोग मजबूर होकर लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट के बॉर्डर्स पर जाकर रहने लगे और उनको वहां से वापस आने की इजाज़त भी नहीं दी गई। और अब ये कानून बनाना कि जो यहाँ मौजूद नहीं है या प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं करता है तो प्रॉपर्टी इजराइल की हो जाएगी, इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से इन लोगों ने ज़मीनों पर कब्जा किया है। और मज़ेदार बात तो ये है कि 6.5 लाख इसराइली यहूदी अगर दूसरी जगह से आए थे तो 8 लाख फ़लस्तीनी अपने ही मुल्क से निकाले भी गए थे और इन्हीं की ज़मीनों पे कब्ज़ा किया गया है। यहाँ पर हम एक पॉइंट ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं मस्जिदुल अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल है। बहुत से फ़लस्तीनी मुसलमानों ने और दुनिया भर के मुसलमानों ने मस्जिदुल अक्सा के लिए ज़मीनें और दुकानों को वक्फ़ किया था। एक हिस्टोरिकल रेफरेंस के हिसाब से उस टाइम तकरीबन 70% दुकानें मस्जिदुल अक्सा के लिए वक्फ की गई थी। अब जब 1950 में ये कानून आया तो इन दुकानों के मालिक अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्लेम करने नहीं आए थे, तो ये सब ज़मीनों पर इसराइलियों ने कब्जा कर लिया। एक और कानून बना कि फ़लस्तीन में जहाँ भी बियाबान है और अगर कोई घर बनाना चाहता है तो वो बना सकता है, मगर ये कानून सिर्फ और सिर्फ इजराइलियों के लिए था। 100 साल से यही चल रहा है कि 1-1 मीटर करके फ़लस्तीन की ज़मीनें कम हो रही है और 1-1 मीटर करके सेटलर्स बढ़ते जा रहे हैं और ये जुल्म आज भी जारी है। और आज इसे इल्लीगल सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। कब्जा करने वाले सेटलर्स के नाम से फेमस है। यूएन के मुताबिक ये सेटलमेंट्स इल्लीगल है, लेकिन इसराइल की ये इल्लीगल सेटलमेंट्स अब भी चल रही है। यहाँ तक कि इस जंग के ख़त्म होने के बाद कितनी ज़मीनों पर कब्जा करना है उसका भी प्लान बनाकर बैठे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।